नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चर्चा में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। विकास की धारा सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच पाए, इसी मकसद से साल 1993 में एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसे सांसद विकास निधि यानी एमपी लैड के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सांसदों को अपने इलाकों में विकास के काम करवाने के लिए सालाना राशि की व्यवस्था की गई थी। पहले 1 करोड़ थी, फिर बढ़ाकर इसे 2 करोड़ किया गया और इन दिनों हर एक सांसद सालाना 5 करोड़ रुपए है। लेकिन इस योजना में कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आने लगी। तो इस बारे में समिति के जो पदेन अध्यक्ष हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, उन्होंने सांसदों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं। खासतौर पर उन्होंने लिखा है कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर सांसद इस पर विचार करें। तो आज की चर्चा इसी पर। हमारे साथ अगले आधे घंटे तक 2 विशेषज्ञ मेहमान रहेंगे। अभिजीत बनारे हमारे साथ हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार और उप संपादक हिंदू बिजनेस लाइन के शिशिर सिन्हा जी भी मौजूद हैं। लेकिन आइए जरा देख लेते हैं कि आज हम इस मुद्दे पर आखिर चर्चा कर क्यों रहे हैं और इस योजना की शुरुआत कब, कैसे और किस मकसद से हुई। देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये सांसद निधि, विकास निधि का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो, इसके बारे में उपसभापति हरिवंश ने सांसदों को पत्र लिखा है, जो कि पदेन अध्यक्ष हैं इस समिति के। पत्र में योजना की कमियों और दुरुपयोग की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि समिति और कैग ने, संसदीय समितियों और कैग ने इस योजना में समस्या और कमियों का जिक्र किया था। तो इसको लेकर योजना के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विचार मांगे हैं उपसभापति ने। एमपी लैड समिति के पदेन अध्यक्ष हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। तो उन्होंने उसी हैसियत से ये पत्र लिखा है। सांसद विकास निधि से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के बारे में सुझाव भी मांगे हैं और खासतौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राजनीतिक शुचिता के तहत ये विचार मांगे गए हैं। सांसद विकास निधि के बेहतर इस्तेमाल के लिए विकल्प की तलाश भी इसका एक मकसद है। दरअसल अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान इस योजना की शुरुआत हुई थी और सांसदों द्वारा अनुशंसित, यानी उनके द्वारा अनुशंसा की गई विकासात्मक कार्यों के लिए धन मुहैया करने की योजना है। 1994, 95 और 97, 98 के बीच हर एक सांसद के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए की राशि तय थी। बाद में 97, 98 के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए सालाना हर एक सांसद के लिए कर दिया गया था और इन दिनों यूपीए सरकार में 2011-12 में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। तो आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसमें बेहतर हो सकता है और ख़ास तौर पर जो राजनीतिक शुचिता पर इन दिनों जोर है कि कैसे जो पब्लिक फंड है, सरकारी पैसे हैं, उसका ज़्यादा अच्छा से अच्छा इस्तेमाल हो। चर्चा करने के लिए हमारे दोनों विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अभिजीत जी, आपका रुख करते हैं। ये जो समिति ने और ख़ास तौर पर कैग ने गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया है और कई जगहों पर इस तरह की गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स भी छपती रही हैं। मोटे तौर पर ये जो गड़बड़ियां हैं, इन गड़बड़ियों को कितना गंभीर माना जाए और कितनी बड़ी गड़बड़ियां इस तरह की होती हैं? सबसे पहले तो आपने इसमें समराइज़ किया है कि एमपी लैड्स के तहत सांसदों की जिम्मेदारी क्या होती है जी। तो सालाना जब 5 करोड़ एक सांसद प्रतिनिधि को मिलता है तो वो किसी भी डेवलपमेंट वर्क के लिए उस रकम को खर्च कर सकते हैं जी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये जानना चाहिए कि एमपीज़ की रोल इसमें बहुत ही रेकमेंडेटरी नेचर की है जी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग है, इसके तहत ये एमपी लैड फंड की एलोकेशन होती है। उसके बाद ये फंड डायरेक्टली एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिलीज किया जाता है जी। और एमपीज़ का रोल जो है इसमें एक लिमिटेड होता है कि वो रेकमेंड कर सकते हैं कि किस डेवलपमेंट प्रैक्टिस के लिए वो यूज करना चाहते हैं। जैसे रोड डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, कोई लाइट्स की इशू हो, कोई सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी और हो। तो इसमें ये 1993 में जब शुरुआत हुई थी तब 5 लाख से शुरू हुई थी और जैसा आपने शो में बताया ये 1 करोड़, फिर 2 करोड़ और 5 करोड़ हुई। 1999 में ये पहली बार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने इसमें कुछ इसकी कुछ आलोचना की थी। उसके बाद 2001 में भी इसकी कुछ आलोचना हुई थी और 2010 में भी लगभग सिमिलर ऑब्जर्वेशंस है सीएजी के कि इसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो रिकॉर्ड्स है उसमें कई गड़बड़ियां है और उसे और भी गंभीरता से संसद को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए प्रायः इस देश की एक बड़ी समस्या है, अगर आप इसकी विविधता को देखें
तो कहा जाता है कि जो हमारा विकास हो ना वो विकेंद्रीकृत विकास हो, और उसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जाता था। लेकिन अब इसमें भी इस तरह की गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया गया है। ऐसे में क्या लगता है कि जो पत्र लिखा गया है वो कितना गंभीर मसला है? क्योंकि एक एंगल तो इसका ये भी है ना कि पूरी तरह से इस राशि का कई सांसद इस्तेमाल भी नहीं करते। देखिए, कुछ आंकड़े अगर आप देखें, अगर मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सांसदों की संख्या मिला लें तो लगभग 800 बनता है। आप 5 करोड़ से आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 5 सालों के दौरान में लगभग आपके पास 20,000 करोड़ रुपए की रकम जो है विकास काम के लिए खर्च होती है। ठीक है। 16वीं लोकसभा के लिए जो आंकड़े जो संसद में उपलब्ध कराए गए हैं कि 11,525 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, रिलीज किए गए, और उसमें से 90% ही खर्च हुए। लगभग 10% अभी भी अनयूटिलाइज है, लगभग 1,641 उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एक और आंकड़े पे नजर डालिए, लगभग 4.25 लाख काम जो है वो सैंक्शन किए गए थे। इसमें से माफ कीजिएगा, रिकमेंड किए गए थे, अनुशंसा की गई थी। उसमें से लगभग 3,62,000 के लिए पैसे डाले गए। काम कितना पूरा हुआ? 2,61,000, यानी कि सिर्फ 72% जो स्कीम्स जो कि जिसके लिए पैसा दिया गया था वो पूरा हो पाया, 28% अनयूज रहा। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि पब्लिक फंड जो जा रहा है, टैक्स पेयर का जो पैसा जा रहा है, भले ही वो सांसद उसकी अनुशंसा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी अनुशंसा तक सीमित हो जाती है, लेकिन उनकी जवाबदेही बहुत बड़ी होती है। और खास तौर पर इन कार्यों के बदौलत आप अपनी जो एक इमेज बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चाहे जो लगभग 15 ऐसे जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर खर्च किया जा सकता है, ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। है। इसमें मुझे हैरानी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज पे 84% खर्च होता है, यानी कि सड़क बनाने, रेलवे में शेड बनाने और वो सारी चीजों पर, जबकि पढ़ाई लिखाई पर सिर्फ 8% है, एजुकेशन पर। मुझे लगता है कि यहाँ पर और स्थिति बेहतर करने की जरूरत है। तो पहला आपको खर्च पूरा हो, और दूसरा खर्च कहाँ हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिजीत जी, इसमें जिस तरह की बातें आ रही हैं, कई जगह पर ऐसी भी रिपोर्ट आई कि एक जिसको कहते हैं ना कि पूरा माफिया भी बन जाता है, जो कि फंड के दुरुपयोग के लिए कुछ सांसदों के, कुछ संसदीय क्षेत्रों के मामले में इस तरह की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि गलत इस्तेमाल, या जिसको कहते हैं कि ठीक से इस्तेमाल ना करके बीच में बिचौलिए वगैरह भी उसमें अपना पैसा बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो कैग ने जो कुछ भी अपनी रिपोर्ट दी है, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, और जो सुझाव मांगे हैं हरिवंश जी ने, उपसभापति ने, इसमें आगे की क्या दिशा बन सकती है? आपको क्या लगता है, इस फंड को पर पुनर्विचार भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो इसमें उपसभापति ने जो चिट्ठी लिखी थी सारे राज्यसभा मेंबर्स के लिए, इसमें कई चीज़ें मेंशन की थी, और आपने जैसे कहा कैग ने कुछ आलोचना की थी, उसके ऊपर भी पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ऐसा उपसभापति ने कहा है। और एमपी लैड्स के स्कीम के तहत भी कुछ गाइडलाइंस इशू होते हैं रेगुलरली, आफ्टर एवरी 5 years उसकी रिविजन होती है। मैं एक और विषय रखना चाहूँगा, जो आपने कहा कि इसमें क्या पुनर्विचार हो सकता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों राजनीतिक शुचिता जो है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का जोर है कि जो सरकार का पैसा है ना, उसका एक एक पैसे का सही इस्तेमाल हो। तो एक बात मैं रखना चाहूँगा कि जब एक संसद सदस्य चुनकर आते हैं तो उनकी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनके क्षेत्र की कई समस्याएं होती है, उसे सुलझाना होता है। कई पब्लिक फंक्शंस है वो अटेंड करनी होती है। कई जगह सिफारिशें लगानी है, चिट्ठी लिखनी होती है, काम अलग अलग काम होता है। लेकिन जो संविधान है वो एक संसद सदस्य की भूमिका कुछ और तरीके से देखती है। एक पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी ये होती है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है पार्लियामेंट में, संसद में जो भी विधेयक आता है उसको एक गंभीर रूप से उसकी चर्चा, उसके ऊपर चर्चा करे, और एक रोबस्ट लॉ बने। लॉ मेकिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा बजट आता है, बजट के ऊपर डिस्कशन करना होता है, और बजट को डिटेल में डिस्कस करके अलग अलग स्कीम्स में क्या एलोकेशंस है इसे डिस्कस करना होता है। जब हम ये भूमिका देखते हैं, इसके ऊपर एमपी लैड्स का फंड एक्सपेंडिचर करना, ये एक और जिम्मेदारी है
क्या ये जिम्मेदारी सचमुच एक संसद सदस्य को लेनी चाहिए या ये सरकार की जिम्मेदारी है कंप्लीटली जो डेवलपमेंट वर्क्स में होनी चाहिए? ये एक चीज इसके ऊपर और बात हो सकती है और कई कमेटियां ने भी इसके ऊपर सुझाव दिए हैं, वो आगे हम और इसको विस्तार में बता देंगे। जी चलिए शिशिर, इस बारे में क्योंकि आप संसदीय रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो संसद में जो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बारे में बड़े रोचक सवाल भी पूछे गए हैं सांसदों के द्वारा। खुद ही सांसदों की ये निधि है और सांसदों के द्वारा ही सवाल पूछे गए हैं। तो आप ये ज़रा बताएं कि सवालों के संदर्भ में अगर देखें तो इस योजना की गूंज किस तरह से संसद में सुनाई पड़ी है और मोटे तौर पर जो सवालात रहे हैं इसमें चिंता क्या रही है सांसदों की, क्योंकि जवाब तो सांसदों को ही देना है ना इस बारे में। सबसे पहली जो चिंता होती है कि पैसा कब बढ़ेगा। जैसा कि अब हम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक पहुंच गए, अब ये बात होती है कि पैसा कब बढ़ेगा। जी। दूसरा ये आता है कि पैसे के जो सैंक्शन है उसमें काफ़ी देरी होती है। तीसरा ये होता है कि हमें जो प्रोजेक्ट हम सामने रखते हैं उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स वगैरह की जिम्मेदारी किसकी होती है और वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाता, तो इसके लिए सरकार कैसे करे। जी। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसमें ये कहते हैं कि स्थानीय जो एजेंसियां हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी। इस वक्त मैं ज़रा सा आपको माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगा, ऐसा इसलिए क्योंकि सीधे चलते हैं राज्यसभा और वहाँ पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कुछ बयान दे रहे हैं। तो मैंने सभी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को कहा कि पहले तो तुम ही बनाइए, मैं आपको कंसल्टेंसी और डिजाइनिंग के लिए भारत सरकार की ओर से 2.5 या 3% अनुदान दूंगा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आप डिजाइन करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जगह आपकी, बाकी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। ये इसका एक अच्छा उदाहरण है, केरल के लोगों को पता होगा। ये ट्रांसपोर्ट भवन में हमने एक 7 मंजिली पार्किंग प्लाजा तैयार किया है और मैंने आपको आमंत्रित किया, ऊपर में एक रेस्टोरेंट है। मैं मुंबई का हूँ, आपको सबको बुला, आप जरूर आइए। हाँ, वहाँ क्या है कि अभी आपको बताइए, पार्लियामेंट के सामने, सब मेरे ऑफिस के सामने रोज 40-40, 50-50 कार एम्बेसडर के बड़े लोग रास्ते पे खड़ा करते थे और ये सब आपको न्यूसेंस होता था। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पार्किंग बनाओ, तो 7 मंजिल जगह नहीं थी तो 7 मंजिले का पार्किंग बनाया। अब वो कार आती है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट में जाती है और ऐसे ही जाकर ऊपर जाकर वहाँ जाती है, फिर उसका नंबर घुमाकर फिर वहाँ से निकल के नीचे आती है। अब 240 कारों का पार्किंग हो गया। तो मेरे ऑफिस के सामने आप लोग पार्लियामेंट में आते उस रोड पर जो गाड़ियां लग रही थी वो कम हो गई। अब मुझे बताइए, ऊपर में एक अच्छा रेस्टोरेंट भी बना है, मैं मुंबई का हूँ और मुंबई में रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ के शेफ और वहाँ लाकर मैंने कहा यहाँ चालू करो, आप उसका फायदा लो, अच्छा है, बड़ा पाव मिलेगा, पाव भाजी मिलेगी, मसाला डोसा मिलेगा, तो वो ऊपर उसका इनकम भी हो गया। अब मेरा आपको यही कहना है सर, मेरा एक ही कहना है कि जिसको अभी केरल सरकार ने, केरल की सरकार तो बीजेपी की नहीं है, ये NHIDCL को जिसने ये बनाया उसको उन्होंने 26 जगह ऑफर की और 14 जगह का MOU किया कि हमारे यहाँ पार्किंग बना दो ऊपर का। अब ये टेक्नोलॉजी जो है गुलाब नबी जी, ये टेक्नोलॉजी है इटली से आई है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी अगर कहीं से आती है तो वो उसका इंडिजिनाइज करके, जॉइंट वेंचर करके, पहली बार वो NHIDCL जो हमारी कारपोरेशन है उसने किया, अब वो सस्ती हो जाएगी, उसका मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया हो जाएगा और केरल में जाके सस्ते में पार्किंग प्लाजा बनेगा। ये बंगाल में आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो केरल वाले लेगा, तो इसमें कोई किसी पर बंधन नहीं है। सर, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बारे में है, पब्लिक सर्वेंट, इसका अर्थ होता है एनी सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपके अगर ये टैक्स वसूल करने का जो काम है, आपने कलेक्टर को दिया या RTO को दिया, जिसको भी देगा, क्लास 1 क्लास 2 जो आपका नियम होगा, वो पब्लिक सर्वेंट है। अभी पब्लिक सर्वेंट का अर्थ इंटरप्रिटेशन ये किया गया कि केंद्र सरकार कोई तो भी प्राइवेट आदमी को जाके वह अपॉइंट कर रही है। व्हेन द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज द स्टेट गवर्नमेंट, हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट हिम? आई नेवर अंडरस्टैंड। जब वो आपका अधिकार है किसको बनाना, तो हम उसको क्यों आ जाएंगे? आपको जिसको करना है उसको करो। तो ये पब्लिक सर्वेंट का अर्थ जो है वो प्राइवेट एंटिटी नहीं है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे राज्यसभा से। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वहां पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। दरअसल जो मोटर यान संशोधन विधेयक है उस पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस विधेयक में खासतौर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान है। लोकसभा इसे पहले ही
पारित कर चुकी है। लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ, जारी रखते हैं चर्चा को। शिशिर, जिस सवाल पर हम बात कर रहे थे कि ये बड़ा अपने आप में रोचक है कि जिन सांसदों को जवाब देना है उपसभापति के पत्र का, उन्होंने ही अपने सवालात में इनको इस मुद्दे को कई बार उठाया है। तो आप बता रहे थे कि क्या कुछ खास रहा है उनके सवालों में, इस योजना से संबंधित सवालों में? देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो जोर इस बात पे कि पैसा कैसे बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा और कब बढ़ेगा। हालांकि इसका जवाब ये है कि अभी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पैसे दिए जाते हैं और जो सैंक्शन होता है उसके बाद डिले होता है, उस डिले के लिए क्या किया जाए। तो वो डिले के लिए भी बात कही गई कि जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं, स्थानीय स्तर पर जो एजेंसियां हैं, अगर वो किसी तरह की देरी करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब यहीं पे सवाल उठता है कि आप कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, अब वो काम सही समय पर पूरा हो, ये सुनिश्चित अगर आप अपने गाइडेंस में कर सकें। बिल्कुल, आप सांसद होने के नाते खुद ही एक पहल करें और कहें कि हम ये गाइड करेंगे कि ये कैसे काम समय पर पूरा हो, तो मुझे लगता है कि काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जैसा मैं आपको आंकड़े बता रहा था कि 72% काम पूरे हुए हैं, तो बाकी 28% क्यों नहीं पूरे हुए पूरे 5 साल के दौरान, जबकि उसके लिए पैसा भी दिया जा चुका था। एक प्रोजेक्ट का पूरा ना होना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? लोग कहते हैं पैसा नहीं है। यहाँ पर पैसा उपलब्ध है, काम क्यों नहीं हो रहा है? इस बारे में सांसदों ने अपनी ओर से कोई जो जिसको कहते हैं ना कि जवाबदेही या सुझाव देने की बात है, हो सकता है कि वो हरिवंश जी को जब पत्र का जवाब देंगे तो उसमें उन बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे जो सवाल हैं उसमें ज्यादातर सवाल जो है कि पैसा कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। अभिजीत, जैसा शिशिर बता रहे हैं कि अब तो सांसदों को क्योंकि जवाब देना है तो जाहिर सी बात है वो अपने विचार रखेंगे ही कि इसका क्या किया जाए। लेकिन ये एक अपने आप में गंभीर सवाल है कि जो आपको फंड दिया जाता है, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि इस देश में विकास के कितने काम बाकी हैं और एक एक पैसे का सही इस्तेमाल होना कितना ज़रूरी है। तो ऐसे में सांसदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप ये पैसे लेते हैं तो इसका सही इस्तेमाल करें और भरपूर इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है कि सांसदों की जो प्रतिक्रिया रहेगी जब चिट्ठी का वो जवाब देंगे, तो उनमें कौन कौन से ऐसे सुझाव वो अपनी तरफ से शामिल कर सकते हैं? क्योंकि आप इस संस्था के होने के नाते आप इन चीज़ों पर अध्ययन रखते हैं, नज़र रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सांसदों की तरफ से क्या कुछ जवाब मिल सकता है? तो मैं 2 चीज़ें सामने रखना चाहूँगा। एक जो है, अलग अलग कमेटियों ने इसके संबंध में विचार किया है और 2008 में भी जो MP लैड्स के संबंध में स्थायी समिति है, इन्होंने MP लैड्स की फंडिंग के अलावा MP लैड्स की स्कीम की भी एक इवैल्यूएशन की थी जी। तो इसमें 2-3 चीज़ें बाहर आई थी और कई सांसदों ने भी हाल ही में इसके बारे में बताया है कि MP लैड्स फंड में जो होता है कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस है, उसके तहत मेंबर्स उसको प्रोजेक्ट्स को रेकमेंड कर सकते हैं जी। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर एक न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर मैंने सड़कों बनाने के लिए एक रिकमेंडेशन दी है, उस सड़कों की रिपेयरिंग जो है वो सेम MP लैड से नहीं यूज़ हो सकती। ऐसे कुछ लिमिटेशंस है, तो इसके संबंध में मेंबर्स ने कहा है कि इसको रिवाइज करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, 2008 में जब स्थायी समिति इस विषय पर देख रही थी तो उन्होंने एक और दिलचस्प सुझाव दिया था कि MP लैड्स जो है उसे फुल फॉर्म में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कहा जाता है जी। तो कमेटी का ये सुझाव था कि इसको सिर्फ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कहा जाए, क्योंकि एक तरफ से कंस्टिट्यूएंसी में लोगों के प्रति एक मिसकंसेप्शन आ जाती है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इसमें रिकमेंडेटरी रोल होती है और उसकी जो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनेंशियल एलोकेशन जो रिलीज वो जिला अधिकारी द्वारा, वो जिला अधिकारी के पास होता है। तो उसमें स्थायी समिति ने ये सुझाव दिया था कि ताकि कंस्टिट्यूएंसी में आम नागरिकों को ऐसा ना लगे कि एक सांसद प्रतिनिधि जो है वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि इसको सिर्फ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कहा जाए। शिशिर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, आप आधार हो, मोबाइल जिसको जैम कहते हैं, उसको उसके साथ जोड़ करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, डिजिटल इंडिया बनाकर कोशिश हो रही है कि एक एक पैसा वहीं पर पहुँचे जहाँ के लिए उसको आवंटित किया गया है।
ऐसे में ये इसको जैसा कि मैं इसको जोड़ रहा हूँ राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती से, और हरिवंश जी ने भी अपने पत्र में जिक्र किया है, उपसभापति जी ने, तो ऐसे में क्या ये कोशिश है कि बहुत कुछ जो कि अभी तक जिसमें राजनीतिक शुचिता नहीं थी, वहाँ पर बिल्कुल उस पैमाने पर इस फंड को भी लाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर आप पब्लिक फंड लेते हैं तो आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा और सही हिसाब देना पड़ेगा। एक आपको उदाहरण छोटा सा पहले मैं देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की बात है, वहाँ पर जो है खड़ंजे बनवाए गए हैं जो गाँव में बनते हैं, और वहाँ पर जितने खड़ंजे बने उस सांसद के, मैं किसी सांसद का नाम नहीं ले रहा हूँ जी, लेकिन उस सांसद के क्षेत्र में जितने खड़ंजे बने उन सभी जगहों पर एक प्लैक लगाया गया कि इसका निर्माण कार्य इनके एमपी लैड फंड से किया गया। अब आपको हैरानी होगी कि जो खड़ंजे की लागत थी उससे कहीं ज्यादा लागत प्लैक की हो गई थी। तो संसद में अब ये भी सवाल पूछा गया कि जो प्लैक वगैरह होते हैं क्या उसका खर्च भी एमपी लैड में शामिल किया जा सकता है? वो नहीं है। तो इस तरीके की जब सूचिता आ जाए कि आप प्लैक लगवा रहे हैं, आप अपने नाम को किसी न किसी तौर पे जीवित रखना चाहते हैं, आप 5 साल के बाद शायद रहें या ना रहें, लेकिन आप अपने नाम को जीवित रखना चाहते हैं और उसके लिए आप प्लैक लगा रहे हैं जिसकी लागत काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि खर्च आप कहां कर रहे हैं और खर्च किस तरीके से कर रहे हैं। एक ने संस्तुति करी, जिलाधिकारी ने या जिला विकास जो अधिकारी हैं उन्होंने उसके लिए पूरा मसौदा भेजा, फिर उसके ऊपर काम हुआ। आप ये सुनिश्चित करें, मैं जो बार बार कहना चाह रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं एक मेंटोर, एक गाइड के रूप में आपको सामने आना होगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ संस्तुति देने भर तक सीमित नहीं होनी चाहिए और आपकी जिम्मेदारी प्लैक पे अपना नाम खुदवाने तक नहीं होना चाहिए। उससे आपको बाहर निकलना होगा, तभी जाकर के वो पैसे का सही से इस्तेमाल हो सकेगा। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जैम ट्रिनिटी हो, ये सारी चीजें, ये तो आपके मेथोडोलॉजी है। जो ऊपर की बात है कि जो ओवरऑल जो आर्किंग, जिसको ओवर आर्क हम लोग सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम कितना मजबूत है और वहां पर एक सांसद अपनी जवाबदेही कितनी अच्छी तरीके से निभाता है, तभी जाकर के ये पैसा हो सकेगा। मतलब लगभग हर साल हम 4000 करोड़ रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही तो लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल लेनी पड़ेगी। और ख़ासतौर पर अभिजीत जी, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तो ऐसे भी लोकतंत्र में ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ती है। आपने एक जगह पे जिक्र किया कि संविधान जो है वो उनसे कुछ और चाहता है और व्यवहार में जनप्रतिनिधियों को बहुत कुछ करना पड़ता है, उनके बहुत सारे और खर्च होते हैं। लेकिन बात तो फिर वही उठती है ना कि आपको तो सबसे पहले नज़ीर पेश करना होगा ना, आपको सबसे पहले उदाहरण पेश करना होगा कि आपने बिल्कुल सरकारी पैसे का एक एक पैसे का सही इस्तेमाल किया। तो ये अभी देखना होगा कि जैसे उपसभापति ने चिट्ठी लिखी है और अभी सारी स्थायी समिति फॉर्म नहीं हुई है। जब एमपी लैड्स की कमेटी बैठेगी तो उचित रूप से ये जो विषय है, ये जो एमपी लैड्स कमेटी के सामने भी आएगा, इसकी डेलिब्रेशन होगी। उसके बाद क्या आउटकम होता है, कुछ गाइडलाइंस चेंज होते हैं, क्या कमेटी रेकमेंड करेगी मिनिस्ट्री को कि कुछ गाइडलाइंस चेंज किया जाए, ये देखना पड़ेगा। शिशिर, आपने जैसे कहा कि ज़्यादातर सवाल जो आते हैं ना वो बढ़ाने को लेकर आते हैं कि इसको और कितना बढ़ाया जाए। तो हम जानते हैं कि पहले जैसे इन्होंने कहा पहले 5 लाख था, फिर 1 करोड़ किया गया, फिर 2 करोड़ किया गया, फिर 5 करोड़ इन दिनों है। तो अगर ये सुनिश्चित हो जाए कि नहीं अब इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है तो योजना तो अच्छी है ना, क्योंकि विकेंद्रीकृत विकास के लिए अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो योजना की अवधारणा अच्छी है। तो ऐसे में फिर क्या, अगर सब कुछ सही लगे तो इसकी राशि बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर सकती है, अगर सांसदों के जवाब से संतुष्ट हो और एक इस तरह की व्यवस्था बने कि हाँ अब इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा, गड़बड़ियाँ नहीं हो रही। आपको मैं आपके पिछले सवाल पे मैं आपको दोबारा ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे आपने बात की थी सूचिता वगैरह की। आपको देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारे यहाँ व्यवस्था है जिसमें हम सीधे लाभार्थियों को पैसा देते हैं। 2018-19 में उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, क्योंकि आपने जो बीच के जो लीकेजेस होते थे वो आपने बंद किए। बिल्कुल। एमपी लैड में जैसा पहले भी ये तय है कि 5 करोड़ रुपए की रकम एक साल में एक संसदीय क्षेत्र के लिए कम नहीं होता है। और ये ना भूलिए कि केवल लोकसभा की बात नहीं होती, राज्यसभा की भी बात है। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधि है वो
उस राज्य विशेष से जहां से वो आता है वहां पर वो खर्च करने की बात कर सकता है। इसके अलावा जहां तक मेरी समझ है कि विधायकों के लिए भी कुछ पैसे खर्च करने की बात होती है, वो भी उस पे दे सकते हैं। तो एक क्षेत्र विशेष में काफी पैसे का प्रावधान है। जरूरत इस बात की है कि वो पैसा पूरा का पूरा खर्च हो। हम ये 10% भी कमी क्यों रह गई, 90% ही क्यों खर्च हुआ, वो 100% क्यों नहीं हुआ, वो 110% क्यों नहीं हुआ। अब जैसे ये 11,525 करोड़ रुपए है, जबकि एक मोटा मोटी अनुमान है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 800 सांसद हैं। तो इसका मतलब है कि 9,000 करोड़ रुपए जो कि खर्च किए जा सकते थे वो नहीं हुए। तो 10% तो वो है जो कि सैंक्शन किए गए, और 9,000 करोड़ रुपए वो है जिसकी मांग ही नहीं की गई। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि पैसा बढ़ाना एक बड़ा मुद्दा है या जो पैसा उपलब्ध है उसका सही और पूरा इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत बनारे आपका भी और शिशिर आपका भी। तो आज हमने जो चर्चा की वो सांसद विकास निधि का जो एक इस बारे में बेहतर इस्तेमाल के बारे में जो पत्र लिखा गया उसके बारे में चर्चा की। हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कुछ बिहार जैसे राज्य हैं जिन्होंने वहाँ का जो विधायक विकास निधि थी उसको बंद कर दिया है, क्योंकि इस योजना में कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ आई थी। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सांसद विकास निधि में सांसद माकूल जवाब देंगे और ये व्यवस्था करेंगे कि इसका बिल्कुल सही और बेहतर इस्तेमाल हो सके। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार। राज्यसभा